हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 9 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट ये सभी मिलेंगे। साथ ही प्रतिदिन के करंट अफेयर का जो ऑडियो है ये भी 5 मिनट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था इयान मॉर्गन के बारे में। तो देखिए, भले ही ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है लेकिन ये आयरिश मूल के हैं। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ ये कब मनाई गई है? तो ये भी हाल ही में मनाई गई है 8 अगस्त को। देखिए, भले ही क्वेश्चन ऐसा ना पूछा जाए कि इस आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 में। अब देखिए, इसी आंदोलन से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली थी, तो ये मिली थी कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। और ये जो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही नेतृत्व विहीन आंदोलन यानी कि विदाउट लीडरशिप आंदोलन ये कहलाता है भारत छोड़ो आंदोलन ही। और देखिए, एक बहुत ही फेमस नारा है करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इसी आंदोलन के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे और 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश में होने वाले कावकाज 2020 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा? तो देखिए, कावकाज 2020 एक्सरसाइज ये आयोजित की जाएगी रशिया में। और रशिया में भी कहाँ? रशिया के अस्त्राखान में, जहाँ पर भारत पार्टिसिपेट करने वाला है। और देखिए, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है यानी कि मल्टीलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसमें भारत के अलावा चाइना, ईरान, पाकिस्तान और भी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी रसिया के अस्त्राखान में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी सीमा यूरोप से भी लगती है और एशिया से भी, तो ऐसे केवल 2 ही देश हैं। एक तो है रशिया, दूसरा है तुर्की। तो देखिए, तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये कहलाता है अनातोलिया और तुर्की का जो यूरोप वाला पार्ट है ये कहलाता है थ्रेस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रशिया की, तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूबल। यहाँ की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और देखिए, अभी हाल ही में रसिया की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये अब 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये तो हुई प्रेसिडेंट की बात। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशस्टीन। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये लॉन्च किया गया है रशिया के ही द्वारा। और इसका नाम क्या है? एकेडमिक लोमोनोसोव। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की ही जा रही है। तो बेसिकली 3 एक्सरसाइज होती हैं, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। और भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक का नाम है शिन्यू मैत्री, दूसरी है धर्म गार्डियन। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो 6 मंथ्स की करंट अफेयर की पीडीएफ है ये लॉन्च होने वाली है। इस पीडीएफ में क्या क्या है यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट डे और थीम्स कवर कराए गए हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो है नेशनल अपॉइंटमेंट, जिसमें भारत के अंतर्गत यानी कि भारत के अंदर अंदर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन्हें कवर किया गया है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में भारत के बाहर जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि किसी भी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई नियुक्ति हुई है, उन्हें कवर किया गया है। इसके बाद पिछले 6 महीने में जो भी इम्पोर्टेंट हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त और अम्बेसडर बने हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो या फिल्म से रिलेटेड या अदर अवार्ड हो। इसके बाद इवेंट समिट, स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और स्टेट गवर्नमेंट की अलग,
स्पोर्ट्स GI टैग, बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जितने भी IITs जो कि चर्चे में रहे हैं उन्हें भी कवर किया गया है। फेस्टिवल और भारत और विश्व में जो चीज़ें पहली बार हुई है उन्हें कवर किया गया है। रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, इसमें वन लाइनर अपॉइंटमेंट कवर किए गए हैं। इसके बाद पिछले 6 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उन्हें कवर कराया गया है। निधन, और लास्ट में है विविध। और देखिए ये जो पूरी PDF है ये टॉपिक वाइज कवर कराई गई है, जिसमें कि पिछले 6 महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चन हैं ये कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात यह है कि इस PDF को सेम उसी तरह से तैयार किया गया है जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है, विथ डिटेलिंग, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो इसे आप फटाफट से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। देखिए लिखी तो गई है नीना रॉय के द्वारा, लेकिन इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये लॉन्च की जाएगी नवंबर 2020 में। और ये जो किताब है अमेजिंग अयोध्या किताब, इस किताब में अयोध्या के बारे में डिटेल में बताया गया है, साथ ही भगवान राम और माता सीता के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये किताब लॉन्च होगी नवंबर में, लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। तो हाल ही में यानी कि 2 या 4 दिन पहले ही निरुपमा यादव के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। और ये किताब लॉन्च नहीं की गई है, ये लॉन्च की जाएगी 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। इस मौके पर इनकी ये किताब लॉन्च की जाएगी। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था विजय कुमार चौधरी की एक किताब है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता, और ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यदि हम बात करें वेंकैया नायडू जी की, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। और ये किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा देश ICC मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो देखिए यहाँ पर 2021 की बात की जा रही है और इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2020 में होने वाला था, इसे तो होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है और इसे ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगा, लेकिन ये करेगा 2022 में। जबकि 2021 का जो ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। सबसे पहले यदि हम बात करें ICC की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। और देखिए जो दुबई एयरपोर्ट है ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट भी बना है। इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो ये हैं मनु सहानी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ICC के द्वारा मेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है विराट कोहली, दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान के बाबर आजम। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए कुछ समय पहले ही ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जो कि पुरुषों का रहा, ये संपन्न हुआ, जिसे कि होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। और इसमें विनर कौन था? बांग्लादेश, और इसने हराया था भारत को। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो अभी मैंने बताया है कि जो ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा 2022 में, इसे होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। यदि हम बात करें भारत की, तो देखिए ICC मेंस वर्ल्ड कप होगा जो 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपने देश भारत। जबकि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा ICC वुमेन वर्ल्ड कप, ये होगा 2021 में और इसे होस्ट करने वाला है न्यूजीलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में CRPF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर महानिरीक्षक की बात की जा रही है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल की। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं PS रानीपत से, और इनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए कर दी गई है। देखिए जो PS रानीपत से हैं ये ओडिशा कैडर के 1995 बैच के IPS ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं CRPF के अगले महानिरीक्षक। यदि हम बात करें CRPF की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। और अभी हाल ही में यानी कि 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस भी मनाया है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं AP माहेश्वरी, यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अच्छा, CRPF का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। तो इसका मोटो भी आप याद रखेंगे,
अब देखिए यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, इनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में की गई है, जबकि जो पी प्रवीण सिद्धार्थ है तो ये भी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। और प्रदीप कुमार जोशी इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद सक्सेना को, और इनका जो कार्यकाल होगा ये होगा 12 मई 2021 तक। यदि हम बात करें यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। अब देखिए यदि हम बात करें यूपीएससी की, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की, तो लगे हाथ हम राज्य लोक सेवा आयोग को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ही आयोग में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी हैं। यदि हम बात करें यूपीएससी की, तो देखिए इसका उल्लेख है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। सेम राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी उल्लेख है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और देखिए इन्हें हटा कौन सकता है, तो देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इन्हें हटा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें भी केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ये आप याद रखेंगे। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इस तक होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो उस तक होता है, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली से पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है, तो इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र के नासिक से। तो देखिए नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये जो पहली किसान रेल है, इसका शुभारंभ तो किया है पीयूष गोयल जी ने। इसका पर्पस क्या है, तो ये किसान रेल किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाएगी, और इसी पर्पस के साथ ये स्टार्ट किया गया है देवलाली से दानापुर तक के लिए। और देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस साल का बजट पढ़ा होगा जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, उस बजट में इसका उल्लेख भी किया गया है। और बजट और इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनते हैं, इसलिए ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें पीयूष गोयल जी की, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, जिन्हें पिछले ही वर्ष कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी पहला वर्ड जुड़ा है, तो हम कुछ ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड है और पहले से भी रिलेटेड है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया। जबकि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है कर्नाटक के हुबली स्टेशन के बारे में, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई होगी लगभग 1400 मीटर। जबकि अभी तक भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का लगभग 1366 मीटर, और अब सबसे बड़ा बनने जा रहा है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, तो इस योजना का नाम है पायलट योजना। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत विदाउट इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। और इसका पर्पस क्या है, तो देखिए जहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है, उन लोगों को भी डिजिटल लेन देन से जोड़ना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए आरबीआई के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, पायलट योजना। अब यदि हम बात करें आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 25वें क्रम के गवर्नर ये कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें कुछ समय पहले ही बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो कुछ समय पहले ही आरबीआई के द्वारा मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और मनी ऐप की फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र या इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं PPP इस योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना का पर्पस क्या है? तो देखिए, राज्य में यानी कि हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी रखना, ये है इसका मुख्य पर्पस। और इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल यूनिट माना जाएगा और 8 डिजिट का एक विशेष आइडेंटिफाई नंबर आवंटित किया जाएगा। तो राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब देखिए, हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी स्थित है हरियाणा में ही। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में फ्रांस के द्वारा जो राफेल विमान की डिलीवरी की गई है, ये की गई है हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ही। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में पायलट समेत 18 लोगों की जान चली गई? तो ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। ये घटना भी हाल ही में घटित हुई है केरल के कोझीकोड एयरपोर्ट में। तो देखिए, बात यह है कि अभी हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीय नागरिकों को अपने देश भारत वापस लाया जा रहा था। तो ये जो विमान है एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान, ये रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये हादसा हो गया, जिसमें कि इतने लोगों की जान चली गई है। तो यहाँ से आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है। किस विमान के द्वारा ये हादसा हुआ है? एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के द्वारा। किस एयरपोर्ट पर हुआ है? तो कोझीकोड एयरपोर्ट, जो कि स्थित है केरल में। अब देखिए, यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर एयरपोर्ट को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले ही हैदराबाद एयरपोर्ट के बारे में, जहां पर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग स्थापित की गई है। और इसके बारे में यदि आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 18 जुलाई के करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कैंप घोड़ा एयरपोर्ट की, जो कि स्थित है बेंगलोर में, और अभी हाल ही में इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। यदि मैं बात करूँ कोच्चि एयरपोर्ट की, तो ये भी स्थित है केरल में और ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट भी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और काफ़ी दिन से मैं आप लोगों को ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में नहीं बता पा रही हूँ कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर क्यों है। तो देखिए, ब्रह्मा जी श्रापित थे, ये बात तो सभी को पता है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। किसी दिन और मैं बता दूंगी, या कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने रिप्लाई खुद ही किया है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर क्यों है, तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो अपने अच्छे फीडबैक के साथ एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।